हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। पिछले 3-4 वीडियोस से जो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और आप लोग भर भर के प्यार दे रहे हैं और बहुत सारे लाइक कर रहे हैं और बहुत सब मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। मैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक कॉमन इशू या कॉमन प्रॉब्लम जो सभी रियल एस्टेट बायर्स को रहती है, हमारे पास क्वेरी आती है कि इस प्रोजेक्ट में लेना है तो क्या सही रहेगा नहीं रहेगा, वहाँ उस प्रोजेक्ट में प्लान कर रहे हैं क्या बिल्डर बना देगा कि नहीं बना देगा। हम तो क्वेरी को आंसर करते ही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं पैन इंडिया लेवल पे जिसको अभी हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसको अगर समराइज करेंगे तो 8-10 की पॉइंट्स होते हैं जिसको अगर आप दिमाग में देख के अगर आप प्रॉपर स्टडी करोगे, एनालिसिस करोगे, तो ये आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा कि ये बिल्डर सेफ है या नहीं, ये प्रोजेक्ट सक्सेस होगा या फेलियर होगा, ये प्रोजेक्ट में मुझे कितना रिटर्न बन सकता है आने वाले टाइम में, या मेरा पैसा ग्रो करेगा, किस सारे सिनेरियोज क्या रहने वाले हैं। इन सब का आंसर अगर हमने 10 पॉइंट में हमने कोशिश की, इस वीडियो को 10 पॉइंट में समराइज करेंगे। 10 की पॉइंट्स जो आपको दिमाग में ध्यान में रखने हैं एक बिल्डर या एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले। तो मुझे लगता है आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगेन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, ताकि ये वाला कंटेंट जो है ना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका हम कोई चार्ज नहीं करते, कोई कम्युनिटी नहीं बनाते, सबके लिए ये कंटेंट फ्री है। तो हमको चाहिए मैक्सिमम सब्सक्रिप्शंस और मैक्सिमम लाइक्स। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट के पीछे वो प्रमोटर कौन है, वो डायरेक्टर कौन है जो उस प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाएंगे, या जो उस प्रोजेक्ट के पीछे काम करने वाले हैं, वो उन प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस क्या है। ये जरूर हो सकता है कि कंपनी नहीं हो, लेकिन वो प्रमोटर का एक्सपीरियंस किसी रियल एस्टेट कंपनी में या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में बहुत पुराना हो और उन्होंने वहाँ से निकल के अपनी कंपनी स्टार्ट करी हो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रमोटर कितना एक्सपीरियंस है उनको रियल एस्टेट सेक्टर में, फर्स्ट। सेकेंडली, रियल एस्टेट एक बहुत लोकल या एक सिटी लेवल का गेम है। अगर आप देखोगे बहुत कम बिल्डर्स ऐसे हैं जो पैन इंडिया लेवल पे या इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जो हैं वो उनका जो सक्सेस एक स्टेट में जो है वो दूसरे स्टेट पे हो सकता है ना हो, या अगर है तो एक या दो स्टेट में है, थर्ड स्टेट में एंट्री ना ले पा रहे हो, क्योंकि इसमें लोकल नेटवर्क बहुत प्ले करता है, लोकल कॉन्टैक्ट्स बहुत प्ले करते हैं। एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए ऑलमोस्ट 250-200 डिपार्टमेंट से फाइल जाती है, तब जाके कहीं एक प्रोजेक्ट में डिफरेंट एनओसीज आती हैं। 37-38 एनओसीज आती हैं फ्रॉम जलकल विभाग से, इरिगेशन, डीएम, आपका रेरा, लोकल अथॉरिटीज, बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल लेवल पे प्ले करती है, तब जाके एक अप्रूवल मिलता है। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स में लाइजनिंग कैसी है, नेटवर्क कैसा है, ये तभी इस्टेब्लिश होगा जब वो प्रमोटर पुराने होंगे, वो प्रमोटर को एक्सपीरियंस होगा उस लोकल मार्केट में काम करने का, या उन्होंने किसी एक फर्म में काम किया है और उन्होंने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। तो अगर इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस प्रमोटर, जब ये प्रमोटर ने इससे पहले जो भी प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं तो कोई डिले तो नहीं हुआ, डिले हुआ तो उसको कैसे कस्टमर्स को कंपेंसेशन दिया गया, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या रही उन पुराने प्रोजेक्ट्स में, उस प्रमोटर ने जब डिलीवरीज करी थी तो क्या शिकायतें आ रही हैं या क्या अच्छे पॉइंट्स हैं जो जिससे लोग बहुत खुश हैं। तो जनरली प्रमोटर की जो थिंकिंग है वही नीचे प्रोजेक्ट तक सभी एम्प्लॉयज, वर्कर्स, जितना भी कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट है, जो मेन प्रमोटर से जो प्लानिंग आ रही है वही नीचे एग्जीक्यूट हो रही है। कभी भी कोई बिल्डिंग अगर अच्छी नहीं दिख रही है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेकार दिख रही है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में मजा नहीं मिल रहा है, तो वो सारी चीज ऊपर से नीचे डेलीगेट की जाती है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्सपीरियंस क्या है प्रमोटर्स का, और एटलीस्ट 10 साल 5 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है एक रियल एस्टेट मार्केट में। अगर वो नहीं है तो प्रोजेक्ट में बहुत बड़े चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, और एक डर एक का माहौल आ सकता है कि चलते चलते प्रोजेक्ट में सडनली कुछ टाइम के लिए प्रोजेक्ट रुक जाए, तो वो सारे प्रॉब्लम्स ना आए। ये इसके लिए प्रमोटर का एक्सपीरियंस चेक करें, उसने क्या डिलीवर किया है, और अगर डिले हुआ है तो उसके पीछे क्या लॉजिक दे रहे हैं, वो क्यों डिले हुआ है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया प्रमोटर एक्सपीरियंस।
सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ट्रांजैक्शन मोड्स। अगर मुझे प्रमोटर का एक्सपीरियंस समझ में आ गया है कि प्रमोटर का एक्सपीरियंस इज गुड, रियल एस्टेट में लोकल मार्केट में काम किया है, अब जिस प्रोजेक्ट में मैं एंट्री लेने का प्लान कर रहा हूँ उसमें ट्रांजैक्शन मोड्स क्या है। ट्रांजैक्शन मोड्स का मतलब मुझे पैसा कैसे देना है, कितने टाइम में देना है। ऐसा तो नहीं कि कैश मांगा जा रहा है, मुझे चेक से पेमेंट नहीं करने पे मजबूर किया जा रहा है। तो ये इस तरीके के, क्योंकि एक चीज़ बहुत बड़ी जो रेरा आया, रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, उसका क्या मेन काम है, 70% प्रोजेक्ट का पैसा जो प्रोजेक्ट में आने वाला कलेक्शन है, अगर प्रोजेक्ट में 100 रुपीज़ का कलेक्शन आया तो 70% प्रोजेक्ट पे यूज होगा। तो इसकी मॉनिटरिंग तभी हो सकती है जब वो पैसा अकाउंट में आ रहा है। अगर वो पैसा अकाउंट में नहीं आ रहा है तो वो किसी भी तरीके से कहीं भी डेविएट हो सकता है और उसकी कोई मॉनिटरिंग ही पॉसिबल नहीं है। तो आगे चल के प्रोजेक्ट में जो पैसा मैंने एक यूनिट को बुक करने के लिए दिया प्रोजेक्ट ए में, वो पैसा उसी प्रोजेक्ट ए में लगा या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ट्रांजैक्शन मोड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरा बिल्डर जो प्रोजेक्ट में मैं लेने का प्लान कर रहा हूँ वो पैसे को मेरे से चेक के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू, एक लीगल मनी के थ्रू मेरे पैसे को इन्वेस्ट कराए। मेरे कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो प्रेशराइज कर रहे हैं तो आप उस ट्रांजैक्शन से पीछे हट सकते हैं, आपको बुक कराने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इन दैट केस प्रोजेक्ट में आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स, सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ऑफ द फंड्स। थर्ड है, जो प्रोजेक्ट मैं चूज कर रहा हूं उस प्रोजेक्ट का लोकेशन क्या है, क्या उसके आसपास के कॉम्पिटिशन है, क्या उनका रेट चल रहा है, आने वाले टाइम में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है, गवर्नमेंट के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट जिसमें मैं पैसा लगाऊंगा उसमें ग्रोथ कितनी मिलेगी। और साथ ही साथ ये आजकल नया एक चलन आ गया है, ब्रांड्स को देख के हम खरीदते हैं कि शालीमार है तो अच्छा है, लोधा है तो बहुत अच्छा है, गोदरेज है तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं होता। रियल एस्टेट में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। लोकेशन एंड प्राइस, ये दो चीज़ें अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया, इसको हमने अगर अच्छे से समझ लिया तो मुझे अच्छे रिटर्न्स बनेंगे और बड़ी बड़ी ब्रांड से अच्छे रिटर्न बनेंगे। सिर्फ मुझे ये देखना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा कि कितना बड़ा ब्रांड नेम है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट रहा है कि कितना जो लोकेशन पे क्या प्राइस पॉइंट मिल रहा है, उस ब्रांड का, उस प्रमोटर का एक्सपीरियंस कितना है, और जो मैंने बताया ट्रांजैक्शन मोड, ये टॉप 3 चीजें हैं। मतलब बाकी तो अभी 7 पॉइंट्स और मैं कवर करूंगा। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि अगर ये चीजों पे अगर हमने थोड़ा सा रिसर्च कर लिया तो 100% रिटर्न बनेगा, 100% आपका पैसा सेफ है, 100% आपको मकान टाइमली मिलेगा, और 100% आपको जब आप अपने घर पे शिफ्ट करोगे तो आपको बुक कराने के बाद कोई टेंशन नहीं होगी जब तक आप शिफ्ट करोगे। क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वर्सेस रेडी टू मूव का डिबेट जो चल रहा है उसको इस तरीके से भी समझना जरूरी है कि जब अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग 80 लाख रुपीस में घर मिल रहा होता है, रेडी टू मूव में 1.3 CR हो जाता है, बहुत सारे लोग का बजट नहीं बन पाता है, तो लेकिन वो डर के मारे ही नहीं एंट्री ले पा रहे हैं। तो आज का वीडियो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं। फोर्थ पॉइंट, मल्टीपल लॉन्चेस। हमको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि बिल्डर ऐसा तो नहीं कर रहा है कि मिड ऑफ द प्रोजेक्ट में नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते चले जा रहे हैं। अगर मल्टीपल लॉन्चेस होते चले जा रहे हैं, इतना डिमांड नहीं है आज के टाइम पे रियल एस्टेट किसी भी, मैं लखनऊ लोकेशन की बात करूं, बैंगलोर लोकेशन की बात करूं, किसी भी लोकेशन पे अगर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन या बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, अंडर कंस्ट्रक्शन तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट एक 70-80%, 60% काम कंप्लीट हो चुका है तब नए प्रोजेक्ट पे एक लॉन्च हो रहा है तो ओके। लेकिन अगर अभी प्रोजेक्ट जस्ट लॉन्च हुआ है और बिल्डर ने कहा इसमें तो 50-60% सेल हो चुका है, अब एक पता चला 6 महीने के अंदर एक नया प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग स्टार्ट हो गया है, अगर इस तरीके के सिनेरियोज हैं तो कभी भी वो प्रोजेक्ट में ना हाथ डालें या उस ब्रांड के साथ ना जुड़े, बिकॉज वो ब्रांड पैसा खींच रही है। क्योंकि जनरली अगर आपने एक ट्रेंड फॉलो किया होगा, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में अगर आप बुकिंग कराओगे, बुकिंग कराने के 6 to 8 मंथ्स के अंदर 50-60-70% पेमेंट बिल्डर के पास चला जाता है, और उतने ही टाइम में अगर कोई दूसरा लॉन्च हो गया तो आप समझो कि जो प्रोजेक्ट का पूरा एक मैप, एक टाइमलाइंस बनाई जाती हैं प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग, वो कहीं ना कहीं डेविएट हो सकती हैं, बिकॉज सेल्स डाउन हो सकती हैं, बिकॉज प्रोजेक्ट में प्रमोटर का फोकस चेंज हो सकता है, उतनी बड़ी टीम हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, उतने प्रोजेक्ट मैनेजर्स, उसमें क्वालिटी में भी डेविएशंस आ सकते हैं। तो इसीलिए अगर मल्टीपल लॉन्चेस हो रही हैं तो मेरे हिसाब से हमको थोड़ा सा रिस्की सिचुएशन है और हमको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है।
इसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो समझना बहुत जरूरी है, लेकिन इसको कैसे समझोगे आप ये मैं अभी बताऊंगा कि बिल्डर के कितने डीप पॉकेट्स हैं। डीप पॉकेट्स से मतलब कितने पैसे वाली पार्टी है। अगर कल को कोई कंटिजेंसी प्लान है कि नहीं, कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती, कोई भी किसी कारण से प्रोजेक्ट रुक जाता है तो दोबारा कैसे स्टार्ट होगा, तो ये समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि बिल्डर के पास कितनी डीप पॉकेट्स है। अब इसको दो चीजों से डिफाइन करते हैं। पहला, अगर तो प्रमोटर्स पुराने हैं, बिल्डर पुराना है, कंपनी पुरानी है, तो डेफिनेटली उनके पास एक रिजर्व फंड जरूर होगा। और अगर वो डिलीवरीज करते चले आ रहे हैं, मल्टीपल डिलीवरीज करते चले आ रहे हैं, तो डेफिनेटली एक टेंशन तो नहीं है कि बिल्डर के पास रिजर्व है। लेकिन अब क्या करें अगर कंपनी बिल्कुल नहीं है, एक ही आध प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, या फॉर दैट मैटर फर्स्ट प्रोजेक्ट डिलीवर कर रही है, कोई सीरियस लीगल प्रॉब्लम आ गया, कोविड जैसा कोई प्रॉब्लम आ गया, वहां से प्रोजेक्ट कैसे निकलेगा। तब जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया था, ट्रांजैक्शन मोड्स। अब ट्रांजैक्शन मोड्स क्यों? अगर मेरे को पेमेंट चेक से चाहिए, अगर बिल्डर का ये इंटेंशन था कि पेमेंट मुझे चेक से चाहिए, चेक से लेने वाले मैक्सिमम एंड यूजर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स बहुत जनरली नहीं होते। एंड यूजर्स लोन कराते हैं। अगर मैंने काम करता रहा तो मुझे लोन के डिसबर्समेंट मिलते रहेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सिर्फ 5 से 6 साल पुरानी कंपनी ओरो। उसका सक्सेस सिर्फ और सिर्फ लोन की वजह से। एंड यूजर्स जिन्होंने ओरो में परचेज किया, उन्होंने बैंक से लोन कराए, बिल्डर ने वो पैसा आया, वही पैसा प्रोजेक्ट में लगाया, फिर बीच में कोविड आ गया। कोविड में लेकिन बिल्डर के पास रिजर्व से मल्टीपल लॉन्चेस नहीं थी, तो वो पैसा दोबारा प्रोजेक्ट में लगना शुरू हुआ। जब दोबारा लगना शुरू हुआ तो ब्रांचेस वहां पे विजिट्स होनी स्टार्ट हुई बैंक की तरफ से। क्योंकि अगर आपने बैंक लोन कराया है तो एक की पॉइंट ये है कि सपोज अगर बिल्डर आपसे चार्ज करेगा ऑन कास्टिंग ऑफ 6 फ्लोर, तो 6 फ्लोर की कास्टिंग जब होगी तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो बिल्डर को रिपोर्ट भेजेगा, उसकी रिपोर्ट की कॉपी बैंक्स में जाएगी जहां से आपका लोन चल रहा होगा। बैंक जो पर्टिकुलर ब्रांच है वहां से एक विजिट अरेंज की जाएगी, प्रॉपर फोटोग्राफ क्लिक किए जाएंगे, बैंकर जाके वेरीफाई करेगा कि 6 फ्लोर की कास्ट हो गई है स्लैब की नहीं कास्ट हुई है, उसके बाद डिसबर्समेंट होगा। तो आपके अलावा कोई और है आपके बिहाफ पे जो इतनी मेहनत कर रहा है, जो इस सब चीजों की मॉनिटरिंग कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा कंटिजेंसी प्रॉब्लम हो जाता है, नया बिल्डर है लेकिन एंड यूज पे फोकस है, ट्रांजैक्शन मोड्स उसके क्लियर थे, तो वो बैंक लोन से सर्वाइवल हो जाएगा और प्रोजेक्ट बिल्कुल टाइम से बन जाएगा। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन पैसा नहीं मेरा फंसेगा, और ऐसा नहीं होगा कि प्रोजेक्ट बनते बनते ही बीच में रुक जाए। कोविड में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो दोबारा कभी रिवाइव नहीं हुए। डीमोनेटाइजेशन में ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो दोबारा कभी रिवाइव नहीं हुए। उसका कारण वो सेकंड पॉइंट था, ट्रांजैक्शन मोड। 6 पॉइंट, कोई भी बिल्डर का पॉलिटिकल कनेक्शन अगर सुनने में आ रहा है तो प्रोजेक्ट से 4 कदम पीछे हो जाने की जरूरत है। बिकॉज ये फंड इज जस्ट लाइक, अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं, जोमेटो, पेटीएम बहुत अच्छे स्टार्टअप्स हैं, लेकिन किसी ने पैसा लगाया तो ये कंपनियां चल रही थी, कैशबैक्स मिल रहे थे, डिस्काउंट्स मिल रहे थे, सब कुछ अच्छा था। जैसे ही पैसे को निकाला वैसे ही ये कंपनी लॉसेस में चली गई, शेयर मार्केट क्रैश हो गया, लोगों का पैसा, किसी ने 700 रुपए में कोई शेयर खरीदा वो 300 हो गया, और पब्लिक का पैसा फंस गया, और जिन्होंने पैसा लगाया था वो निकल गया। ऐसे ही होता है बिल्डर्स के साथ भी। बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन से कोई पैसा इन्फ्यूज किया जाता है, काम बहुत तेजी से चलता है, बहुत बढ़िया चमक रहा होता है, जब उनको जरूरत पड़ी उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया, पब्लिक फंस गई थी उस तेजी को देख के, अब पब्लिक फंसी हुई है, तो उससे क्या होता है कि पब्लिक का पैसा फंस जाता है। सेम ऐसे ही रियल एस्टेट बिल्डर्स के साथ भी होता है। जब कभी पैसे का इन्वेस्टमेंट्स करना हुआ तो बड़ा बड़ा फंड आ गया एक कंपनी के अंदर, उससे क्या हुआ कि प्रोजेक्ट में काम बहुत तेजी से चलने लगा, दिन रात काम चल रहा है, बुकिंग्स होने लगी, दिखने लगी। आप 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते 4 महीने बाद गए, पता चला इसमें ये बिल्डिंग बिक चुकी है, इस वाली बिल्डिंग पे काम चल रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, पूरा माल बिक चुका है। जो रेट था पिछली बार 5,000 था तो इस बार 6,000 हो गया, अभी 3 महीने के अंदर 7,000 हो गया। इस तरीके से रेट्स भागने लगेंगे, वो सारा एक बबल क्रिएट किया जाता है। और जब उनको लगा कि अब पैसे का एक अच्छा रिटर्न मिल चुका है, क्योंकि जिसने इतना बड़ा पैसा लगाया उसने यूजुअली 5,000 के रेट पे तो नहीं लगाया होगा, उसने 3,000 2,800 के रेट पे कंपनी में पैसा लगाया, जब देखा 6,000 7,000 का रेट आ गया है, वो पैसा पूरा का पूरा बाहर चला गया प्रोजेक्ट से। अब पब्लिक का पैसा लग चुका था बीच में, और अब प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं आगे चल के ऐसे चांसेस है कि फंस सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि फंसे, लेकिन हमको अपने इन्वेस्टमेंट्स में स्मार्ट रहना है, हमको डिसीजन बहुत केयरफुली सारी चीजें देख समझ के लेना है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम उस प्रोजेक्ट से 2-3 कदम पीछे रहेंगे, वो ज्यादा बेटर है। जब बन जाएगा तो थोड़ा महंगा खरीद लेंगे, लेकिन बनते हुए प्रोजेक्ट में एंट्री लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पार्थ ग्रुप है। अभी 7 पॉइंट,
हमको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लोन जब हम लेने जाएं, हमको पता चले कि बैंक इस प्रोजेक्ट में लोन मिल रहा है। एनसीआर में, लखनऊ में, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आज भी एक्टिव हैं जहां सिर्फ एनबीएफसीज लोन दे रही हैं। एनबीएफसीज मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडिया बुल्स हो गया, आदित्य बिरला हो गया, एलआईसी हो गया। आपको कोई बड़ा बैंक सुनने में नहीं आएगा, कैनरा नहीं होगा, एसबीआई नहीं होगा, एचडीएफसी, इंडियन बैंक, पीएनबी, ये सब बैंक्स नहीं होंगे। तो उसका कोई रीज़न होगा, कुछ पेपर्स में कुछ इश्यूज होंगे जिस वजह से वो बिल्डर वो पेपर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बैंक को नहीं दे पा रहा होगा या नहीं देना चाहता होगा या होंगे ही नहीं, और इस वजह से वो बड़े बड़े बैंक उसमें अप्रूवल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर कोई कहे लोन मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? एनबीएफसी से करा देंगे, एलआईसी से करा देंगे। तो ऐसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आगे चल के प्रोजेक्ट में उसके लैंड से रिलेटेड पेपर पूरे ना हो। और अगर लैंड से रिलेटेड पेपर पूरे नहीं है और हम एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में खरीद रहे हैं, तो बेसिकली हम एक सपना खरीद रहे हैं जो 3 साल 4 साल बाद बन के मिलेगा, अभी तो तैयार है नहीं। और 3-4 साल के बीच में कोई भी प्रॉब्लम मेजर एक आ गया, लीगल कोई पॉइंट फंस गया और उससे वो प्रोजेक्ट में आगे सील हो गया, अथॉरिटी ने उस प्रोजेक्ट को सील कर दिया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो हमारा पैसा फंस जाएगा। इसके बाद 8 पॉइंट अथॉरिटीज का अप्रूवल। कभी कभी क्या होता है कि जिला पंचायत अप्रूव्ड है तो हम डर जाते हैं कि जिला पंचायत अप्रूव्ड है तो कुछ गलत हो गया। इसमें ये टेक्निकल पॉइंट समझना जरूरी है कि अगर प्रोजेक्ट एलडीए की बाउंड्री, आवास विकास की बाउंड्रीज है, उस बाउंड्री के बाहर आता है, ये कैसे पता चलेगा? ये मास्टर प्लान 2031 की महायोजना के जो मैप्स होते हैं उससे आपको पता चल जाएगा। वो एक, आप एलडीए ऑफिस में जाओ, आपको मास्टर प्लान 100-200 रुपए देके आपको एक बुक मिल जाती है। उससे पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ तक एलडीए के क्षेत्र कितना कितना फैला हुआ है, एलडीए लखनऊ की बाउंड्री कहाँ कहाँ तक है, आवास विकास की बाउंड्री में क्या क्या आता है। तो अगर ये दोनों अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं है, क्योंकि अगर इसके बाहर है तो जिला पंचायत नेचुरली उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करेगी, विच इज़ वेरी मच सेफ। ये सिंपल ऐसे समझने वाली बात है। जिला पंचायत की वैल्यू तब तक है जब तक उस एरिया में एलडीए आवास विकास नहीं आया। जब एलडीए आवास विकास ऑलरेडी उस एरिया में अप्रूवल दे रहे हैं तो जिला पंचायत से अप्रूवल लेने की कोई वैल्यू नहीं है और उस अप्रूवल की कोई मजबूती नहीं है या कोई लीगैलिटी नहीं है। तो ये समझना जरूरी है कि अगर उस बाउंड्री के बाहर है तो जिला पंचायत अप्रूव्ड है तो ओके, नहीं तो नॉट ओके। इसके बाद 9 पॉइंट है, कंपनी या बिल्डर का फेयरफुल होना बहुत जरूरी है। एनसीआर, लखनऊ, नॉर्थ इंडिया, बहुत सारे बिल्डर आज भी इसी जोन पे हैं, अरे चलता है, चल जाएगा, देख लेंगे, समझ लेंगे। ये टोन अगर है प्रमोटर्स की, वहाँ के एम्प्लॉयज़ की, तो डरने की बात है, क्योंकि बिल्डर का या उस कंपनी का बायलॉज को लेके, प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स को लेके, प्रोजेक्ट के कंप्लीशन को लेके, प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस को लेके, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके डर होना बहुत जरूरी है। बिल्डर का डरा होना जरूरी है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ओकास ग्रुप। बहुत प्रमोटर्स को बायलॉज को लेके, प्रमोटर्स को बिल्डिंग को कंप्लीट करने को लेके, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके बहुत डर है। तो वो अच्छा है, ओरो डरता है, बहुत अच्छा है, एल्डिको डरता है, बहुत अच्छा है, शालीमार डरता है। तो जो बिल्डर भी डरते हैं, लोधा, गोदरेज, जो भी आज सक्सेस है, वो सब डरते हैं, क्योंकि उनको अपनी ब्रांड को, अपनी रेपुटेशन, अपने नाम को बना के रखना है। वो कुछ खराब ना हो जाए, इस बात का डर है। क्वालिटी चेक्स है, प्रॉपर प्रोसेस बना हुआ है सारी चीज़ों का। और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहां सिर्फ चल रही हैं चीज़ें, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा। तो ऐसे ग्रुप्स को हमको समझने की ज़रूरत है, बाइफरकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे चल के कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या प्रोजेक्ट के बनने ना बनने पे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क लग सकते हैं। लास्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैनल पार्टनर्स हैं जो उस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। जनरली या तो आप डायरेक्ट कंपनी के साथ जाओगे, नहीं तो आप थोड़ा बहुत फेसबुक कर लोगे, थोड़ा इंस्टाग्राम कर लोगे, यूट्यूब आज के टाइम पे बहुत बढ़िया सर्च इंजन बन गया है लोगों के लिए प्रोजेक्ट सर्च करने का। तो आपको समझ में आएगा कौन कौन से वो एसोसिएट्स हैं जो किसी प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी रेपुटेशन क्या है, उनकी ब्रांड वैल्यू क्या है, उनका क्योंकि हर चैनल पार्टनर को हर प्रोजेक्ट में, इंक्लूडिंग मी, हमको कुछ पैसा मिलता है, बिल्डर के साइड से हमको पैसा मिलता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरी फेस वैल्यू पे कोई मेरे से पूछ के किसी XYZ प्रोजेक्ट में जा रहा है
तो वो मेरी क्रेडिबिलिटी पे जा रहा है। तो मेरे को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है कि मेरा जो कस्टमर किसी प्रोजेक्ट में एंट्री ले रहा है उसको टाइमली घर मिल जाए, उसको अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का घर मिल जाए, उसका पैसा फंसे नहीं, उसका पैसा ग्रो करे। तो वो कौन कौन से चैनल पार्टनर्स हैं, उनका क्या रेपुटेशन है, उन्होंने पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट ऐसे किए हैं, उनसे आप पूछिए पहले कौन से प्रोजेक्ट बेचे हैं जहाँ रजिस्ट्रीज हो चुकी हैं, जहाँ पोजीशन हो चुका है, जहाँ पे अगर कोई लिटिगेशन आया था तो वो लॉजिक दें आपको कहाँ क्यों फंसे। कोई भी अपना रिपोर्ट कार्ड ऐसे शेयर नहीं करता, लेकिन आप थोड़ा सा फेसबुक स्क्रॉल करोगे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अगर ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, ये खराब है, अगर खराब बेच रहा है तो चांसेस है ये भी खराब हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं चैनल पार्टनर्स के, उसमें वो घूम जाते हैं। कौन कितना ज़्यादा बचत बचाएगा, किस में ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं, वहाँ चले जाते हैं। जो इस बात पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं कि बिल्डिंग कैसी बनेगी, बिल्डिंग कब बनेगी, पोजीशन मिलेगा कि नहीं। तो कौन कौन से चैनल पार्टनर्स कहाँ पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उन्होंने उससे पहले क्या काम किया है, ये सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे देख दा के आज के सारे एड्स चलते हैं, तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। और ये आपके लिए समझना जरूरी है, अगर चैनल पार्टनर, अच्छे चैनल पार्टनर्स किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, अच्छी बड़ी फर्म्स किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हैं, तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट सेफ है, क्योंकि वो ब्रांड्स को अपनी भी ब्रांड वैल्यू की बहुत डर है और उनको भी आगे ग्रो करना है। तो किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहेंगे जहां पे उनको 1% भी डाउट हो कि प्रोजेक्ट में आगे चल के अप्रूवल या कंप्लीशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये मेन 10 पॉइंट्स हैं। अगर आपने इनको दिमाग में ध्यान में रखा तो आपका जो डिसीजन है वो 100% सेफ डिसीजन होगा। आपका पैसा भी नहीं फंसेगा, आपका पैसा बल्कि बढ़ेगा। और लोकेशन अच्छी अगर आपने चूज करी तो बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे इन दैट केस। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये कंटेंट हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में, और हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और भी अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमको फॉलो करें और अपना प्यार यूं बनाए रखें। थैंक यू सो मच।